क्या बेशुमार एनर्जी का दरवाजा खुल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए दुनिया को ऐसी एनर्जी चाहिए जिससे कार्बन न निकले। वैज्ञानिकों को फ्यूजन एनर्जी में वो उम्मीद दिख रही है। इसे लेकर कई बड़े प्रयोग चल रहे हैं। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की ओर से फ्यूजन एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़े ब्रेक थ्रू की घोषणा हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ये लैब कार्बन मुक्त और अक्षय स्रोत वाली बड़े पैमाने की ऊर्जा हासिल करने की विश्वव्यापी आकांक्षा के सिर्फ एक पहलू पर काम कर रही है। उसका फोकस सिर्फ फ्यूजन एनर्जी के लिए ट्रिगर विकसित करने पर है। ट्रिगर यानी कोई ऐसा तरीका जिससे हाइड्रोजन आइसोटोपों की जरा सी मात्रा से बहुत ज्यादा ऊर्जा का विस्फोट हो सके। ऐसी कोशिशें दुनिया भर में पिछले 3 दशकों से जारी हैं, लेकिन उनमें निकलने वाली ऊर्जा इस काम में लगाई गई ऊर्जा से कम ही रहती आई है। LLNL ने पिछले साल 1.9 मेगाजूल ऊर्जा लगाकर 1.35 मेगाजूल ऊर्जा हासिल करने की बात कही थी। लागत ऊर्जा की लगभग 70% प्राप्ति को भी एक बड़ी उपलब्धि की तरह देखा गया, लेकिन इस बार उसने 2.1 मेगाजूल ऊर्जा लगाकर 2.5 मेगाजूल ऊर्जा हासिल करने की घोषणा की है, जिसे यकीनन बहुत बड़ा कमाल कहना होगा। इससे एक बात तो साबित हो गई कि फ्यूजन के जरिए पावर हाउस में ऊर्जा का नेट उत्पादन संभव है। LLNL की तकनीक समझने में ज्यादा मुश्किल कभी नहीं रही। 3 फुटबॉल मैदानों जितने लंबे चौड़े इलाके में 192 लेजर गन लगाई गई हैं। उनके बीच में होहेलरम नाम का सोने का एक सिलेंडर रखा है। इस काम में सोने का इस्तेमाल उसकी कीमत और चमक दमक देखकर नहीं, उसके अनोखे भौतिक और रासायनिक गुणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये लेजर की ऊर्जा को कम से कम सोखता है और उसका फोकस बनाए रखने में भी इससे मदद मिलती है। होहेलरम सिलेंडर में हाइड्रोजन के दोनों भारी आइसोटोपों ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की थोड़ी सी मात्रा एक कैप्सूल में बंद रखी जाती है। लेजर के जरिए इस फ्यूल को कई करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इतने ऊंचे तापमान पर फ्यूल के नाभिक आपस में जुड़ने लगते हैं और फ्यूजन एनर्जी पैदा होती है। यहाँ एक सवाल है, धरती पर कोई भी चीज ऐसी नहीं जो 5000 डिग्री से ज्यादा तापमान पर भाप न बन जाए। फिर होहेलरम या कोई भी सिलेंडर करोड़ों डिग्री का टेम्परेचर बर्दाश्त कैसे कर पाता है? इसे ऐसे समझा जाए कि अभी हम बहुत छोटी जगह पर बहुत कम समय के लिए होने वाले फ्यूजन की बात कर रहे हैं। बाल की मोटाई से भी काफी छोटी जगह में सेकंड के 1000वें हिस्से में घटित हो जाने वाली करोड़ों डिग्री सेल्सियस की कोई घटना सोने के सिलेंडर को भला कितना नुकसान पहुंचा पाएगी? वैसे भी अभी के चर्चित प्रयोग में जितनी ऊर्जा मिली, उससे सिर्फ 1 केतली पानी उबाला जा सकता है। इसका पैमाना बड़ा होगा तो होहेलरम सिलेंडर वाकई किसी काम नहीं आएगा। अगला सवाल ये है कि क्या लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की इस कामयाबी के बाद दुनिया में फ्यूजन एनर्जी के युग की शुरुआत हो गई है? जवाब में इतना ही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ हाथी की पूंछ या सूंड या कान जैसा कुछ है। पूरा हाथी अभी कहीं दूर टहल रहा है। ध्यान रहे, 1980 के दशक का पहला आधा हिस्सा गुजर जाने तक इंसानी उपयोगिता वाली फ्यूजन एनर्जी की कल्पना भी नहीं की जाती थी। परमाणु क्षमता वाले 5 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन फ्यूजन की ही धारणा पर आधारित हाइड्रोजन बम का विस्फोट कर चुके थे, लेकिन इसके रचनात्मक उपयोग पर कोई गंभीर विमर्श तक नहीं हुआ था। कई तकनीकों का विध्वंसक इस्तेमाल ही हो पाता है। बारूद, डायनामाइट या TNT का रचनात्मक उपयोग पहाड़ तोड़ने जैसे कामों में भले ही हो जाए, इससे बिजली बनाने की फिक्र कौन करता है? लेकिन 1980 के दशक के दूसरे हिस्से में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध खत्म करने की बैठकें शुरू हुई तो रूसी नेता मिखाइल गोबार्चेव ने इस कसरत को सकारात्मक मोड़ देने के लिए कई सुझाव दिए। इनमें एक मिलजुल कर फ्यूजन एनर्जी की संभावना पर काम करने का भी था।
इसकी तकनीकी जटिलताओं पर बात करें तो शुरुआती अनुमान के आधार पर ऐसे 19 क्षेत्र खोजे गए हैं जिनमें तकनीकी ब्रेक थ्रू हासिल करके सन 2035 तक प्रायोगिक आधार पर फ्यूजन के जरिए बिजली बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। LLNL का काम इन 19 में से एक पर केंद्रित है। सभी 19 क्षेत्रों की जानकारी यहाँ दे पाना संभव नहीं है, लेकिन जटिलता का अंदाजा लगाने के लिए कुछ एक का जिक्र किया जा सकता है। सबसे पहली ये कि परमाणु नाभिकों का स्वभाव अति सघन घनात्मक आवेश वाला होता है और वे जितना एक दूसरे के करीब आते हैं उतनी ही ज्यादा ताकत से एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। जबरदस्त ऊर्जा वाली लेजर किरणें भारी तापमान और दबाव पैदा करके उन्हें जोड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन लाख करोड़ नाभिकों में 2-4 को ही वे जोड़ पाती हैं, बाकी छितरा कर इधर उधर हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत छोटी और क्षणिक घटना बनती है। ऐसे में माना यही जाता है कि लेजर फ्यूजन ऊर्जा उत्पादन के लिए ज्यादा कारगर तरीका नहीं है। दक्षिण कोरिया और चीन ने इसके लिए दूसरे तरीके अपनाकर फ्यूजन को तकरीबन 1.25 मिनट तक टिकाए रखने के उपाय किए हैं, लेकिन उसमें हासिल की गई ऊर्जा फ्यूजन में लगाई गई ऊर्जा से बहुत बहुत कम रही है। इससे आगे की समस्या अति उच्च तापमान से जुड़ी है। ऐसी तकनीकों पर काम चल रहा है जो ऊर्जा को तेजी से बाहर करे, फ्यूजन वाली जगह में उसे ज्यादा देर तक टिकने ही न दे, फिर भी वहां का तापमान लगातार 10,000 डिग्री से तो ऊपर ही रहेगा। क्या कोई कृत्रिम पदार्थ ऐसा बनाया जा सकेगा जो इस तापमान पर भाप बन जाना तो दूर, पिघलने या टेढ़ा मेढ़ा होने से भी बचा रहे? एक बहुत बड़ी समस्या बेहद ताकतवर चुंबकों के निर्माण की है, जो फ्यूल को बहुत छोटी जगह में बिल्कुल अधर में लटकाए रखें और वहीं उसे तेजी से घुमाते भी रहें ताकि वो किसी भी सूरत में बिखरने ना पाए। यहाँ से आगे भयानक गर्मी को बहुत तेजी से कामकाजी बिजली में बदलने की चुनौती है। अभी कोयले और गैस से चलने वाले ताप बिजली घरों से लेकर एटमी बिजली घरों तक का किस्सा 800 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक पर भाप बनाने और उससे डायनेमो के पंखे घुमाने तक सीमित है। इस तापमान की रेंज 100, 1000 या लाख गुना हो जाने पर कहाँ की भाप और कहाँ का डायनेमो। जाहिर है इस मामले में कई सारे छोटे छोटे पहलुओं पर बिल्कुल नई नजर से काम हो रहा है। फिर फ्यूजन से पैदा होने वाली बिजली के ट्रांसमिशन का मामला भी बाकी बिजली जैसा नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा और इसकी आवाजाही के लिए ग्रिड में भी कुछ बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों को इन जटिलताओं और इन्हें सुलझाने में आने वाले खर्चे का कुछ अंदाजा रहा है। सन 2006 में दक्षिणी फ्रांस में जारी परियोजना इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इसलिए बनाई गई थी कि सारे देश इसके विविध पहलुओं पर अलग से भी प्रयोग करते रहें, लेकिन इसके साथ साथ इटेर में उनकी साझा आजमाइश भी होती रहे। भारत शुरू से ही इटेर का हिस्सा रहा है और नियमित रूप से इसके बजट का नवा हिस्सा सामान या नकदी के रूप में अदा करता है। बदले में भारत के शोधार्थी इसमें काम करते हुए फ्यूजन के विविध पहलुओं से वाकिफ होते हैं। सन 2025 से 2035 के बीच का समय कई मामलों में दुनिया के लिए निर्णायक होने जा रहा है। इस अवधि में ग्लोबल वार्मिंग के टिपिंग पॉइंट तक पहुंच जाने के लक्षण साफ दिखाई दे सकते हैं, हालांकि वे आज भी कुछ कम नहीं दिखाई दे रहे। एक खतरा पेट्रोलियम और गैस के सोते ही सूख जाने का भी है, जिसके मुताबिक अरब देशों ने पहलकदमियां लेनी शुरू कर दी हैं। सन 2035 के बाद दुनिया के कार्बन उत्सर्जन में नेट तौर पर कमी आने लगे। इस साझा ग्लोबल लक्ष्य के मुताबिक दुनिया भर की सरकारें अपनी नीतियां बना रही हैं। इसके लिए कार्बन वाले ऊर्जा स्रोतों में कमी लाने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने का काम लगातार करना होगा। इसमें मुश्किल ये है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों की आपूर्ति अनियमित है। कुल आपूर्ति में इनका हिस्सा बढ़ने पर ग्रिड ही ठप हो जाने का खतरा है। ग्रिड स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने वाली सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा फ्यूजन एनर्जी ही हो सकती है,
इस दृष्टि से अमेरिका से आने वाली खुशखबरी का स्वागत है। उम्मीद करें कि ऐसी बहुत सारी खुशखबरियां आने वाले दिनों में मिलती रहेंगी और वक्त रहते हम सर्वनाश से बचने के तरीके खोज लेंगे।